तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, जो कि हमारे साथ चेंज मैनेजमेंट है। तो इसके पार्ट 1 में हमने चेंज मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी बातें की थी, जिसमें मैंने आपको चेंज के बारे में बताया था कि चेंज जो है असल में हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ में क्या करते हैं, किसी चीज़ में चेंजेस लाते हैं, डिफरेंसेस लाते हैं। मतलब एक चीज़ पहले जैसे थी, उस चेंजिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद वो चीज़ वो पहले की तरह नहीं रहती। तो इस जो डिफरेंसेस को हम एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए जो है लाते हैं किसी चीज़ में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम चेंज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से चेंज के बारे में मैंने आपको कहा था कि चेंज जो है ये असल में हमारे साथ एक प्रोसेस होता है, इवेंट नहीं होता। इवेंट किसे कहते हैं, इवेंट और प्रोसेस में फ़र्क है, ठीक है। इसको आप लोग अपने माइंड में याद रखें। इवेंट जो है कोई भी ऐसा वाकया जो कि एकदम से हो जाए, अचानक से हो जाए, वाकया हो जाए, इसको इवेंट कहते हैं। जबकि प्रोसेस जो है ये आपके पास एक पूरा सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसमें आपने पूरे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को कंप्लीट करते हुए आगे जाना होता है, और फिर आखिर लास्ट में आपके पास उसका एंड रिजल्ट आता है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम प्रोसेस कहते हैं। और इवेंट का जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम से कोई वाकया रोनुमा हो जाए तो इसको हम इवेंट कहते हैं। क्लियर है। फिर इसी तरह से चेंज मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि चेंज मैनेजमेंट जो है ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, तो उसमें कुछ तब्दीलियां लाने के लिए या उसको पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें हम कुछ ख़ास तरह के क्या करते हैं, तब्दीलियाँ लाते हैं। जैसे कि हमने जो प्लानिंग की होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उस प्लानिंग में हम कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं। तो उस तब्दीलियों को लाने के लिए हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के हवाले से यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको मैनेजमेंट की डिफिनीशन की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। अगर यूनिट नंबर 1 को आप लोगों ने सही तरीके से समझा हो तो यहाँ पर आपके लिए यूनिट नंबर 5 जो है समझना इंतहाई आसान है। फिर इसी तरह से हमने जो है नर्स एज अ चेंज एजेंट के तौर पर इस पर डिस्कशन की थी, ठीक है, कि नर्स जो है किस तरह से एज अ चेंज एजेंट के तौर पर रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किए हुए थे। फिर हमने चेंज थीरीज़ की बात की थी। तो चेंज थीरीज़ में हम लिव इन थीरी ऑफ चेंज मैनेजमेंट पर हमने बात की थी, ठीक है, जिसमें उसने दो फोर्सेस के बारे में बात की थी। एक हमारे साथ ड्राइविंग फोर्स होता है, एक हमारे साथ रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हमने काफ़ी सिंपल अल्फाज में डिस्कस किए थे। इसी तरह से फिर लिपिड एंड कोलीग्स की जो चेंज मैनेजमेंट थ्योरी है उस पर हमने बात की थी, जिसमें हमने 6 स्टेप्स को जो है डिस्कस किए थे कि किस तरह से चेंज प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है और चेंज प्रोसेस जो है ये किस तरह से मुकम्मल होता है। तो ये पूरा जो है 7 स्टेप्स पर मुश्तमिल हमारे साथ क्या है, लिपिड एंड उसके जो कोलीग्स थे जो कि लिपिड के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन सारों ने मिलकर एक थ्योरी जो है वो पेश की थी चेंज मैनेजमेंट के हवाले से या चेंज के हवाले से, जो कि 1958 में इन्होंने प्रपोज किया था, जो कि 7 फेजेस पर मुश्तमिल था। तो पिछले क्लास में हमने यहाँ तक जो है काफ़ी सिंपल अल्फाज में चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। वो रिकॉर्डिंग जो है वो आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, रात को, इसका पार्ट 1। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और फिर ये पार्ट 2 जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये भी फिर आप लोग उसके बाद देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंतहाई क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरी जो थ्योरी है चेंज के हवाले से, ठीक है, जो कि हैवलॉक ने 1953 में इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। तो इसमें क्या कहते हैं, हैवलॉक इन 1973 describe 6 step process, also a modification of living model.
अच्छा जी, इससे पहले हमने जो थ्योरी डिस्कस की थी लिपिड एंड हिज कोलीग चेंज थ्योरी, ठीक है, वो भी लिव इन मॉडल का जो था उसकी मॉडिफाइड फॉर्म था। इसी तरह से हेवलॉक ने 1973 में जो चेंज के हवाले से जो थ्योरी पेश की थी, जो कि 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। तो ये थ्योरी जो है ये भी असल में जो लिव इन थ्योरी है, लिव इन थ्योरी ऑफ चेंज की, ठीक है, तो उसकी क्या है, एक एडवांस फॉर्म है, उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है। असल में एमसीक्यूज में कैसे आएगा, एमसीक्यूज में इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि हैवलॉक proposed change theory in 1973 which consist of how many steps, ठीक है, जो कि कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि 6 स्टेप्स प्रोसेस है ये हमारे साथ। हैवलॉक की जो चेन थ्योरी है तो ये असल में 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। इससे पहले जो लिविन एंड लिपिड एंड हिज कोलीग है उनकी जो थ्योरी थी वो 7 स्टेप प्रोसेस पर मुश्तमिल थी और ये 6 स्टेप्स प्रोसेस पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन छोटे छोटे पॉइंट्स को केच करके इसको आप लोगों ने याद करना होगा। बाकी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो पेपर होता है वो इंतहाई आसान होता है, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग खुद ही देख लेंगे। हैवलॉक डिस्क्राइब एन एक्टिव चेंज एजेंट इज वन हु यूजेस अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच, ठीक है। हैवलॉक ने क्या किया था, हैवलॉक ने इस थ्योरी में एक एक्टिव चेंज एजेंट को क्या किया था, डिफाइन किया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी किस्म की चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराने में, ठीक है। सो द 6 स्टेप प्रोसेस दैट एक्नॉलेज रेजिस्टेंस टू चेंज एंड दैट द नीड टू केयरफुली प्लान फॉर चेंज, ठीक है। अच्छा जी, हैवलॉक ने जो 1973 में थ्योरी को पेश किया था चेंज के हवाले से, तो इस थ्योरी में इन्होंने बेसिकली 6 स्टेप्स जो है बताए थे कि 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में चेंजेस को आसानी से मुतारिफ करा सकते हैं। और इसी तरह से इस थ्योरी में इन्होंने रेजिस्टेंस के हवाले से भी बताया था कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को लाते हैं, ठीक है, तो इस दौरान कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि इन चेंजेस के खिलाफ क्या करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं और इसके अपोज रहते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से इन्होंने बात की थी और फिर इन्होंने जो है ये भी बताया था कि किस तरह से हम एक प्रॉपर प्लेन करके चेंजेस को जो है वो नाफिज करा सकते हैं। तो इसको अब हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमारे साथ आता है, जो कि हैवलॉक ने अपनी चेन थ्योरी में बताई थी, वो हमारे साथ पहला स्टेप कौन सा है, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। बिल्डिंग अ रिलेशनशिप से क्या मुराद है, फॉर चेंज द रिलेशनशिप विद सिस्टम शुड बी इस्टेब्लिश, दिस इज स्टेज ऑफ प्री कंटेम्पलेशन, ठीक है। अच्छा जी, हेवलॉक ने अपनी जो थ्योरी है इस थ्योरी में पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई थी वो बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, लोगों के साथ रिलेशनशिप को कायम करना, ठीक है, लोगों के साथ जान पहचान बनाना, इसी तरह से सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। अब ये जान पहचान बनाना क्यों ज़रूरी है, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप एज अ नर्स चार्ज, एज अ चार्ज नर्स जो है वो क्या होती है, अपॉइंट होती है, और फिर एकदम से आप बग़ैर किसी किस्म की अपने जो स्टाफ नर्सेस है उनको अपने एतमाद में लिए, ठीक है, आप उनकी मशवरे के बग़ैर जो है कुछ चीज़ों को नाफिज करने की कोशिश करती हैं। तो ज़्यादातर नर्सेज जो होते हैं वो फिर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये अभी आई नहीं है, ठीक है, अभी अभी नई नई चार्ज नर्स आई है, ठीक है, और इस तरह की ये काम कर रही है और हमें बताए बगैर जो है कर रही हैं और हमें तो इनकी समझ नहीं आती, तो ज़्यादातर लोग जो है वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप कोई सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आपके पास कोई ख़ास प्लान हो, तो इसको नाफिज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द आपके पास जो स्टाफ होते हैं उसको आप अपने एतमाद में लें, ठीक है, उनको जो है आप जो है अपने साथ मिला ले, उनको जो है आप जो है टाइम दे, उनको बताए कि मैं इस तरह का काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ,
ठीक है। और इसमें मुझे आप लोगों की कॉपरेशन की ज़रूरत है, आप लोगों का साथ देने की ज़रूरत है। तो लोगों को जब आप एतमाद में लेंगे, उनके साथ आप एक ट्रस्ट रिलेशनशिप कायम करेंगे, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। जब आप कोई नई चीज़ मुतारिफ कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको आपके जो मानने वाले होते हैं, जो कि आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आपको फॉलो करते हैं, तो वो एकदम से आपकी बात पर अमल करना शुरू कर देते हैं, और उनको देखते देखते फिर दूसरे लोग भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हैवलॉक ने पहला जो काम बताया था अपनी थ्योरी में, वो यही था कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, कि आपने सिस्टम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा, सिस्टम में जो काम करने वाले लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा, उनको आपने एतमाद में लेना होगा, उनके साथ आपने एक रिलेशनशिप कायम करनी है। उसके बाद जो है आपने अपने जो प्लान है उस पर अमल करना है। तो जो बिल्डिंग अ रिलेशनशिप है, इसको जो है इस स्टेज को प्री कंटेम्पलेशन स्टेज भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच टर्म इज यूज फॉर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, ठीक है, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप के लिए कौन सा टर्म यूज होता है हैवलॉक चेन थ्योरी के मुताबिक, तो इसको प्री कंटेम्पलेशन स्टेज भी कहते हैं। फिर दूसरा जो हमारे साथ स्टेज आता है उसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोज द प्रॉब्लम। प्री कंटेम्पलेशन से मुराद ये है कि कंटेम्पलेशन और प्री प्री मीन किसी चीज़ से पहले। तो प्री कंटेम्पलेशन से मुराद ये है कि वो काम जो कि हम कोई काम करने से पहले करते हैं, ठीक है, मतलब आपने एक प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपने एतमाद में लेते हैं, उनका ट्रस्ट जो है आप जीतते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्री कंटेम्पलेशन कहते हैं, ठीक है, प्री कंटेम्पलेशन। फिर दूसरा जो स्टेप हमारे साथ आता है, डायग्नोज द प्रॉब्लम। डायग्नोज द प्रॉब्लम सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक बार जब आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कायम हो जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वंस द रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, the subject of change must decide whether or not change is needed or desired। जाहिरी बात है, जब आपका लोगों के साथ बातचीत शुरू हो जाती है, लोगों के साथ जान पहचान जो है शुरू हो जाती है, तो फिर आप उनके साथ इनफॉर्मल होकर या फॉर्मल होकर क्लियरली बातचीत करते हैं। उनसे आप पूछते हैं कि आया ये काम करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं, आया हमें ये चेंजेस जो है नाफिज करनी चाहिए या नहीं। तो वो फिर आपको आपके जो फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, फिर मशवरा देते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ करने की हमें ज़रूरत है, हमें करनी चाहिए, या ये चीज़ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो जो डायग्नोज द प्रॉब्लम स्टेज होता है, इसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो मिसाल के तौर पर आप एक वार्ड इंचार्ज है, ठीक है, तो आप अपने वार्ड में किसी किस्म की तब्दीलियाँ लाना चाहती है, इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है, लेकिन आप उसको एकदम तो नाफिज नहीं करेंगी ना। आप अपने जो वार्ड इंचार्ज होने के ज़रिए जो है आप अपने स्टाफ से बात करेंगे कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, हमें करनी चाहिए या नहीं, हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते ही हम क्या करेंगे, उसके मुताबिक फिर चेंजेस को नाफिज करने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा जो स्टेप्स हमारे साथ आता है वो है एक्वायरिंग रिसोर्सेज। एक्वायरिंग रिसोर्सेज से मुराद ये है कि गेदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर टू द सिचुएशन फॉर चेंज प्रोसेस और डेवलपिंग सोल्यूशन, ठीक है। एक्वायरिंग रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जब आप प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद फिर उस मसले को हल करना भी होता है ना, आपको उसका सलूशन भी आपको ढूंढना होता है। तो फिर उसके लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान, तो उससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर फिर आपने आगे जाना होता है। फिर तीसरा
तीसरे एक्वायर रिसोर्सेज के बाद आपके पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो है चूज सोल्यूशन या पाथवे। ठीक है, चूज सोल्यूशन या पाथवे। सो सेलेक्ट पाथवे ऑफ चेंज, सेलेक्ट अवेलेबल ऑप्शन एंड देन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जब आप रिसोर्सेज जो है वो गैदर कर लेते हैं, जो चीज़ें जो टूल्स आपको रिक्वायर्ड होती है किसी भी किस्म की चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जब वो आप जो है गैदर कर लेती है, पूरा कर लेती हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपके पास जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो आपने मेथड को चूज़ करना होता है कि अब इस चेंजेस की शुरुआत जो है मैंने कैसे करनी है, कैसे चेंजेस को जो है मैंने मुतारिफ करानी है अपने वार्ड में या अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें। ठीक है, सो आपने जो है एक पाथवे जो है वो चूज़ करना होता है जिसके ज़रिए आपने उस प्रॉब्लम का हल जो है वो क्या करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसके ज़रिए उस प्रॉब्लम को आपने ख़त्म करना होता है। फिर आखिर में जो पांचवा स्टेप आपके पास आता है वो है इस्टेब्लिश एंड एक्सेप्ट चेंज। इस्टेब्लिश एंड एक्सेप्ट चेंज से मुराद ये है कि वंस चेंज इस्टेब्लिश इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, attention toward resistance, make sure the establishment of change in new routine। ठीक है, अब जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप पाथवे को चूज कर लेते हैं, तो उस पाथवे के मुताबिक उस रूट के ज़रिए आपने जो है नई नई जो चीज़ें आपने मुतारिफ करानी होती है तो वो आप मुतारिफ कराना शुरू कर देती है। ठीक है, लोगों को जो है उसके बारे में आगाह करना शुरू कर देती है, लोगों को में जो है उसके हवाले से अवेयरनेस जो है वो डालना जो है शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यही आपके पास स्टेज होता है जिस दौरान बहुत सारे जो आपके फॉलोवर होते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो आपकी बातों पर अमल करना उसी टाइम से शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपके अगेंस्ट होते हैं, जो कि इन चेंजेस को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, ऐसे सिचुएशन में आपने फिर नए नए मेथड्स के ज़रिए, नए नए टेक्निक्स के ज़रिए आपने जो चेंजेस लानी होती है तो उसको जो है उन लोगों के साथ डिस्कस करनी होती है, उन लोगों के साथ जो है उसको जो है उसके हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी होती है, ताकि वो लोग जो है इस चीज़ को समझे, इसको अंडरस्टैंड करे, इसकी अहमियत को जाने, तो फिर वो लोग जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे और फिर आसानी से आप किसी भी किस्म के हेल्थ सिस्टम में उस चेंजेस को आसानी से इंट्रोड्यूस करा सकेंगे। इसके बाद जो लास्ट टिप आपके पास आता है वो है स्टेबलाइजेशन या मेंटेनेंस। मतलब ये है कि जब एक बार आप चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा लेती हैं, रूल्स रेगुलेशन पर अमल करना शुरू करवा देती हैं, तो फिर उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस आपने रखना होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग आपने करनी होती है। ठीक है, ताकि वो जो चेंजेस आपने अभी नई नई मुतारिफ कराई है तो वो जो है उस पर लोग जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल हाँ जी, अमल पैरा है कि नहीं, तो इन चीज़ों को आपने मॉनिटर करना होता है। ठीक है, तो जितना आप उसको मुसलसल अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगी तो लोगों को जो है उसकी आदत पड़ेंगी और इस तरह से लोगों का जो है वो आदत बन जाएंगी और आप जो है चेंज को इंट्रोड्यूस कराने में, चेंजेस को लाने में, तब्दीलियों को लाने में, इम्प्रूवमेंट को लाने में कामयाब हो जाती हैं। तो ये वो 6 स्टेप्स है जो कि हेवलॉक ने अपनी चेंज थ्योरी में 1973 में बताए थे। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको याद ये रखने हैं कि हेवलॉक ने जो है चेंज थ्योरी कब प्रपोज की थी, 1973 में प्रपोज की थी। कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है, 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। किस थ्योरी से इसने जो है आइडिया लिया है, जो लिपिड एंड हिज कोलीग है, ठीक है, उसको जो है इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे साथ जो अगली थ्योरी आती है इसको क्या कहते हैं, इसको रोजर मॉडल कहते हैं, जो कि 2003 में इन्होंने प्रपोज किया था। इनोवेशन डिसीजन मेकिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है।
रोजर 2003 टेक अ ब्रॉडर अप्रोच देन लिविन लिपिट और हैवलॉक, ठीक है। रोजर जो कि 2003 में इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, तो ये मॉडल जो था ये लिविन लिपिट और हैवलॉक के जो चेन थ्योरी थे उसके बनिस्बत ये वाला जो मॉडल था ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस था, ठीक है। ही प्रपोज 5 स्टेप्स प्रोसेस फॉर चेंज। इन्होंने जो है चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जस्ट 5 स्टेप्स जो है वो बताए थे कि आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें तो इसके ज़रिए आप आसानी से किसी भी सिस्टम में चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट जो है ला सकते हैं। और इन्होंने इस थ्योरी को जो नाम दिया है वो इनोवेशन टू डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। हिज फ्रेमवर्क emphasizes ऑन द रिवर्सिबल नेचर ऑफ चेंज, ठीक है। इन्होंने अपनी जो थ्योरी पेश की थी तो इसमें इन्होंने जो है रिवर्सिबल नेचर ऑफ चेंज, चेंज का जो रिवर्सिबल नेचर है उसके बारे में इन्होंने बताया था। पार्टिसिपेंट में इनिशियली अडॉप्ट चेंज बट लेटर डिसकंटिन्यू और रिवर्स इट, ठीक है। इसमें इन्होंने एक कॉमन बात जो है बताई थी कि जब आप जो है किसी सिस्टम में चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, नए रूल्स रेगुलेशन को लागू कराते हैं, तो अगर स्टार्ट में आप मॉनिटरिंग उसकी करते हैं, ठीक है, या उस पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो लोग जो है स्टार्ट में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर अमल करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में अगर आप उसकी उसी तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं करते, तो लोग दोबारा से उसको डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, उसको जो है छोड़ देते हैं, रेगुलेशन को फॉलो करना छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस तरह से दोबारा से अपनी जो पहली कंडीशन थी उसमें आ जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो ये बात इन्होंने एक इम्पोर्टेंट कही थी अपनी थ्योरी में। इसके अलावा दे में इनिशियली रिजेक्ट इट बट अडॉप्ट इट एट अ लेटर टाइम। तो पहली बात तो इन्होंने ये कही थी कि लोग जो है स्टार्ट में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, लेकिन बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कि जब आप कोई रूल्स रेगुलेशन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो स्टार्ट में सारे लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो रोजर मॉडल में जो है ये दो बुनियादी बातें जो हैं इन्होंने की थी, ठीक है। तो इसके हवाले से अब हम आगे जो 5 स्टेप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं अपने मॉडल में उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरी बातों की समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, वेरी जी गुड। सर, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। If the change agent is unsuccessful in achieving full implementation of a proposal, it should not be assumed the issue is dead. It can be resurrected, perhaps in an altered form or at a more opportune time. Roger stressed that two people are the key to change, key people and policy makers, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात रोजर ने अपनी मॉडल में ये कही थी कि अगर जो चेंज एजेंट है, मतलब वो बंदा जो कि रूल्स रेगुलेशन को नाफिज करने वाला है, ठीक है, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशन को नाफिज करना चाहता है और उसको नाफिज करने में नाकाम हो जाता है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर उसको नाफिज करने में क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो उसको ये कंसीडर नहीं करना चाहिए कि जो इश्यूज है, जो मसाइल है वो क्या हुए हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि उसको दोबारा से इस पर काम करना होगा और दोबारा से जो है उसको एक नए तरीके से स्टार्ट करना होगा और एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर जो माहौल है, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए उसको दोबारा से इसको लागू करना होंगे लोगों पर। तभी आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स रेगुलेशन है, जो इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहते हैं, उसको फिर आप मुकम्मल तौर पर ला सकते हैं। इसी तरह से रोजर ने जो है अपनी थ्योरी में दो लोगों का जिक्र किया था कि
दो लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी किस्म के चेंजेस को लाने में, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ की पीपल आते हैं और दूसरे नंबर पर हमारे सर साथ आपकी आवाज आना बंद हो गई है। पॉलिसी मेकर्स आते हैं, मतलब जो पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग होते हैं वो आते हैं। तो इन दो लोगों के बारे में रोजर ने कहा था कि ये दो लोग ऐसे हैं कि ये लोग जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, या जो रूल्स रेगुलेशन को आप नाफिज करना चाहते हैं, तो ये लोग अगर काम सही तरीके से करें तो ये लोग आसानी से वो तमाम काम कर सकते हैं जो कि आप इनसे करवाना चाहते हैं। तो इसको आगे हम अब पढ़ेंगे और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, रोजर मॉडल के मुताबिक वो हमारे साथ क्या है, उसको हम नॉलेज स्टेज कहते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ एन इनोवेशन एंड लर्न हाउ इट वर्क। सबसे पहले आप कोई चेंज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लाना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी जो है आप अपने हेल्थ सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होगा आपके लिए वो ये होगा कि वहाँ पर आपके हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उनको जो है इस टेक्नोलॉजी के हवाले से उनमें अवेयरनेस को पैदा करनी होगी, उनमें शऊर को पैदा करना होगा, ताकि उनको पता चल जाए कि ये चीज़ आखिर क्या है, ये टेक्नोलॉजी जो है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं फ्यूचर में, तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से काम करती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, इससे हम अपने टाइम को किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उन स्टाफ को बताएंगे। तो ये जब बताएंगे तो फिर स्टाफ जो है वो बजाते खुद जो है बहुत ज़्यादा ईगर होंगे, बहुत ज़्यादा बेसब्र होंगे उस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपने उनमें शऊर को उजागर किया होता है। तो सबसे पहला काम जो है रोजर मॉडल के मुताबिक वो ये है कि अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी जो है आप मुतारिफ कराना चाहते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें उस टेक्नोलॉजी के हवाले से शऊर को उजागर करना होगा। ठीक है, इसके बारे में आपने उनको बताना होगा। जब उनको पता चलेगा तो फिर आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, वो है परसुएशन। एन इंडिविजुअल फॉर्म अ फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड एंड टूवर्ड द इनोवेशन। जाहिरी बात है, जब आप कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पसंद करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे, लेकिन इन बहुत सारे लोगों में आपको कुछ लोग ऐसे भी नज़र आएंगे जो कि इसके खिलाफ होंगे, जो कि इसको यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे, इसके ऑपोजिट जो है वो बात करने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम जो है वो परसुएशन है। ठीक है, कि आपने लोगों के जो फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड है, ठीक है, उसको आपने जानना होगा, उसको आपने देखना होगा, उसके अगेंस्ट जो है, मतलब जो अनफेवरेबल एटीट्यूड होते हैं, मतलब अनफेवरेबल से मुराद ये है कि आपके अपोजिट जो जा रहे होते हैं, तो उनको आपने मज़ीद उन पर काम करना होगा, उनमें शऊर को उजागर करना होगा, ताकि उनकी जो माइंड है, ठीक है, वो चेंज हो जाए, उनमें शऊर पैदा हो जाए और वो इस चीज़ की अहमियत को जाने। तीसरा जो आपके पास स्टेप आता है वो है डिसीजन का। एन इंडिविजुअल अंडरटेक एक्टिविटीज दैट लीड टू अ चॉइस टू अडॉप्ट और नॉट अडॉप्ट द इनोवेशन। ठीक है, फिर तीसरा जो स्टेप हमारे साथ आता है वो है डिसीजन का। डिसीजन से मुराद ये है कि आपने जो प्लानिंग की होती है उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर वो लोग जिनको जो शऊर जो है वो उनमें आ चुकी होती है, उन्होंने सीखा होता है, जाना होता है उन चेंजेस के अहमियत के बारे में जो आप मुतारिफ़ कराना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होगा उसको एक्सेप्ट करना, उसको अडाप्ट करना, उन रूल्स रेगुलेशन पर अमल करना। और बाकी वो लोग
जो कि इसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने डिसीजन खुद ही करते हैं, ठीक है, कि अगर वो इसके अगेंस्ट है तो ये उनका फैसला होता है, ठीक है। तो आपने फिर उनकी मज़ीद जो है क्या करनी होती है, उनकी मज़ीद आपने लर्निंग करवानी होती है, मज़ीद उनको आपने क्या करना होता है, एजुकेट करना होता है। तो एजुकेट करते करते उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है। चौथा जो काम है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। एन इंडिविजुअल सीक इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस दैट कंफर्म दैट द डिसीजन दे मेड और रिवर्स द प्रोविजन। अच्छा जी, ज़ाहिरी बात है, इम्प्लीमेंटेशन जब हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जब लोगों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में हम उनको बताते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो उसको फिर हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ज़ाहिरी बात है लोगों के पास पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस उनके पास होती है, तो वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। और जो पांचवा स्टेप हमारे साथ आता है वो है कंफर्मेशन का। कन्फर्म द डिसीजन दैट मेड। कन्फर्मेशन से मुराद ये है कि हम उसमें देखते हैं, कन्फर्मेशन में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लोगों ने हमारे प्लानिंग के मुताबिक काम करना शुरू किया है या नहीं, हमने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उसके मुताबिक काम करना शुरू किया है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कंफर्मेशन स्टेज में पता चल जाती है। मतलब कंफर्मेशन से मुराद ये है कि इवाल्वेशन स्टेज होता है, जिसमें हम इवाल्वेशन करते हैं कि आया चीज़ें हमारे प्लानिंग के मुताबिक हो रही है या नहीं। तो ये 5 स्टेप्स है जो कि रोजर ने अपनी चेंज थ्योरी मॉडल में क्या की थी, बताई थी। तो इसको इसी तरह से अगर फॉलो करते हुए हम काम करें तो इससे हमारी जो एक्टिविटीज़ है या हम जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो बहुत आसानी से फिर हम ला सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो ओके अगली डियर थ्योरी है, स्टूडेंट्स, तो हम आ जाते हैं अपने क्लास की तरफ, ठीक है। हमारे साथ जो अगली थ्योरी है इसको प्रोचेस्का एंड डाई क्लेमेंट ने जो है इसको प्रपोज किया था 2005 में। प्रोचेस्का एंड डाई क्लेमेंट प्रपोज अ ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज, ठीक है। इन्होंने जो मॉडल पेश किया था तो उसको ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज के नाम से जाना चाहता है, ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इन्होंने जो है एक थ्योरी पेश की थी, तो ये जो थ्योरी प्रोचेस्का और डाई क्लेमेंट ने प्रपोज की थी, तो ये भी हमारे साथ 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। इसमें जो पहला स्टेज हमारे साथ आता है इसको प्री कंटेम्पलेशन स्टेज कहते हैं। प्री प्री कंटेम्पलेशन स्टेज के बारे में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर प्री कंटेम्पलेशन स्टेज किसे कहते हैं। तो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें लोगों का जो बिहेवियर होता है उसमें प्रॉब्लम होते हैं, उसमें मसले होते हैं, लेकिन लोगों को जो है वो मसले नहीं लगते, उनको जो है उनके बिहेवियर में जो खराबियाँ होती हैं उनको वो खराबियाँ नहीं लगती। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की चेंजेस जो है वो आ जाए, किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट जो है वो आ जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग उस खराबियों के साथ आदी हो चुके होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस स्टेज को प्री कंटेम्पलेशन स्टेज कहते हैं, ठीक है, कि पीपल डोंट सी देयर बिहेवियर इज अ प्रॉब्लम। लोगों को अपना जो रवैया होता है वो प्रॉब्लम महसूस नहीं होता। सो इस वजह से उनको जो है फील ही नहीं होता कि हमें चेंज की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। सो क्लाइंट इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो किसी भी किस्म की तब्दीलियों के ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं या उसकी मज़ाहमत करते हैं। फिर दूसरा जो हमारे साथ स्टेज आता है इसको हम कंटेम्पलेशन स्टेज कहते हैं, जिसमें जो लोग होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनके बिहेवियर में जो खामियां होती है, जो कमियां होती है, तो उनके बारे में उसके बारे में उनको पता चल जाता है और उनको महसूस हो जाता है कि हाँ, हम में मसला है, हम में कमियां हैं, हम में खराबियां हैं।
तो वो इन खराबियों के बारे में जो है उनको पता चल जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो इस बात के लिए अभी तक तैयार नहीं होते कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए या नहीं, आया हमें चेंजेस जो है लानी चाहिए या नहीं, हमने अपने रवैये को बेहतर करना है या नहीं। तो ये हमारे साथ कंटेम्पलेशन स्टेज में होता है। फिर इसके बाद तीसरा जो स्टेज आता है इसको हम प्री प्रेपरेशन स्टेज कहते हैं। प्री प्रिपरेशन स्टेज मतलब प्रिपरेशन से पहले का जो स्टेज होता है इसको हम प्री प्रिपरेशन स्टेज कहते हैं। पीपल डिसाइडेड टू चेंज देयर डिसफंक्शनल बिहेवियर। इसमें जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो अपने बिहेवियर में जो खराबियां होती है तो उसके बारे में फैसला कर लेते हैं कि हाँ हम में खराबियां हैं, हम में कमियां हैं, इसलिए हमें अपने इन खराबियों कमियों को क्या करना होगा, दूर करना होगा। तो इसके बारे में वो फैसला कर लेते हैं कि हाँ हम इसके लिए तैयार है। चौथा जो हमारे साथ स्टेज आता है तो इसको हम एक्शन स्टेज कहते हैं, जिसमें हमने जो प्लानिंग की होती है उसको प्रैक्टिकली उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और अपनी जो खराबियां है उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में हमारे साथ जो स्टेज आता है उसको हम मेंटेनेंस स्टेज कहते हैं। पीपल इंगेज इन न्यू बिहेवियर फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। तो कम अज़ कम 6 महीने तक जो है वो न्यू रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते जाते हैं। तो इस तरह से वो इसके साथ आदी हो जाते हैं, उसकी आदत उनको हो जाती है और इस तरह से उनका जो बिहेवियर होता है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ जाती है, वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो प्रोचेस्का एंड डाइक्लेमेंट ने जो है 2005 में जो मॉडल पेश किया था, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज के नाम से इन्होंने प्रपोज किया था, जो कि 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में क्या होता है, कंटेम्पलेशन स्टेज में क्या होता है, प्री प्रिपरेशन, एक्शन और मेंटेनेंस स्टेजेस में क्या होता है। तो सिंपल अल्फाज में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें जो है डिफ़ाइन कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होंगी। कंपेरिजन ऑफ चेंज मॉडल की अगर हम कंपेरिजन करें, ठीक है, मुख्तलिफ थियोरीज ने जो चेंज मॉडल पेश किए थे, तो लिविन ने जो चेंज मॉडल पेश किया था तो इसमें इन्होंने 3 कंडीशन के बारे में बताया था, 3 सिचुएशन के बारे में, एक अनफ्रीजिंग, एक हमारे साथ मूविंग है और तीसरा हमारे साथ रीफ्रीजिंग है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से लिपिट और उनके कोलीग ने जो मॉडल प्रपोज किया था जो कि 7 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, ठीक है, ये उसका खुलासा है, आप लोग सामने देख सकते हैं। हैवलॉक ने जो थ्योरी पेश की थी तो वो 6 स्टेजेस पर मुश्तमिल थ्योरी है। रोजर ने जो पेश की थी तो वो 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है और प्रोचेस्का और डाइक्लेमेंट ने जो प्रपोज की थी तो वो भी 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। तो ये समरी आप लोग अगर इसको भी देख ले तो इससे भी आप लोगों के जो सारे थ्योरीज आपने अभी तक डिस्कस किए हैं तो वो तकरीबन 50% इससे भी आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो इसको अगर आप याद करेंगे तो इंतहाई आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको याद करना। क्लियर है? जी सर। ओके जी, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं चेंज प्रोसेस की तरफ। द चेंज प्रोसेस कैन बी रिलेटेड टू द नर्सिंग प्रोसेस एंड इज डिस्क्राइब बाय सेलुविन, ठीक है। चेंज प्रोसेस जो है इसको हम नर्सिंग प्रोसेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे साथ प्रोसेस होता है असेसमेंट का, पहला स्टेप कौन सा होता है नर्सिंग प्रोसेस में? असेसमेंट का। असेसमेंट में हम क्या करते हैं? असेसमेंट में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके मुतालिक हम डेटा गैदर करते हैं और उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद फिर हमारे साथ क्या होता है? टाइम फ्रेम, रिसोर्सेज और स्टाफ को लेते हुए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लान द रिसोर्स दैट मेक द चेंज, एस्टेब्लिश फीडबैक, ठीक है। रिसोर्सेज की हम रिसोर्सेज के हवाले से हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं जिसके थ्रू हमने क्या करनी होती है? चेंजेस को लानी होती हैं और फिर इसी तरह से उसके मुताबिक एक फीडबैक जो है हम लेते हैं। इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन आता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे साथ चेंज प्रोसेस में कौन कौन आते हैं? सपोर्टर्स आते हैं, मतलब जो कि उस चेंजेस के
उस चेंजेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उस चेंजेस के अगेंस्ट जो लोग होते हैं तो उनको हम अपोजिट या कोलिएशन कहते हैं, ठीक है, जो कि उसके अगेंस्ट मज़ामत करने वाले होते हैं। सो प्लेन इंटू मोशन, जब प्लेन पर हम काम करना शुरू कर देते हैं उसको हम प्लेन इंटू मोशन कहते हैं। मैनेजर्स जो है ये हमारे साथ की रोल प्ले करते हैं। की चेंज प्रोसेस एक्टर्स होते हैं मैनेजर्स, ठीक है। इंटरवेंशन में काम करना शुरू हो जाता है प्लान पर टू गेन द नेसेसरी रिजल्ट, ताकि जो रिजल्ट है उसको हम गेन करें। आखिर में हमारे साथ इवॉल्वेशन स्टेज आता है जिसमें हम अपनी जो प्लानिंग होती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखते हैं कि किस हद तक जो है हम अपने जो प्लान है उसमें कामयाब हो चुके हैं, किस हद तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को ला चुके हैं, और फिर इसी तरह से स्टेबलाइज द चेंज या मेंटेनेंस द चेंज, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, इन दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो तकरीबन थोड़ी बहुत जो है मुशाहबत इन दोनों में जो है नज़र आती है। मतलब नर्सिंग प्रोसेस में भी और चेंज प्रोसेस दोनों में थोड़ी बहुत क्या है सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। चेंज स्ट्रेटजीज के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एंटिसिपेटेड एंड द डिग्री ऑफ पावर द चेंज एजेंट पोजेस, ठीक है। मतलब जिस कदर लोग उस तब्दीलियों के अगेंस्ट मज़ाहमत शो कर रहे होते हैं और जो मैनेजर होता है उनके पास जितनी पावर होती है, तो इन दोनों के बेस पर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजी जो है वो अपनाते हैं और उसके मुताबिक हम नए नए रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों से उस पर अमल को करवाने को भी कहते हैं। तो हमारे साथ जो पावर है तो इसमें हमारे साथ पावर जो है कॉर्सिव पावर भी आ जाती है। कॉर्सिव पावर स्ट्रेटजी जिसमें हम बाय फोर्स लोगों से कोई काम करवाना चाहते हैं। एम्पेरिकल में हमारे साथ रेशनल मॉडल आ जाता है। नॉर्मेटिव में हमारे साथ रिडक्टिव स्ट्रेटजीज आ जाते हैं। तो इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पावर कोर्सेज स्ट्रेटजीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो है एक अथॉरिटी है, आप जो है वार्ड इंचार्ज है, ठीक है। तो वार्ड इंचार्ज होने की वजह से आपके पास कुछ इख्तियारात होते हैं। उन इख्तियारात के बेस पर आप बाय फोर्स भी अपने स्टाफ से काम करवा सकती हैं। सो पावर कोर्सेज स्ट्रेटजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ पावर। आपके पास गवर्नमेंट या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से जो इख्तियारात मिले होते हैं, तो उसको यूज़ करते हुए उसके बेस पर उसके ज़ोर पर आप लोगों से रूल्स रेगुलेशन पर अमल करवाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज। चेंजेस आर मेड थ्रू लॉ पॉलिसी और फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन। सो लॉ पॉलिसी और फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन के मुताबिक जो है आप क्या करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं और जो चेंजेस है उन पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जी 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 सर किसी का माइक ऑन है, उधर से आवाज आ रही है, कोई भी नहीं बुला रहा। अच्छा अच्छा, मैं समझा, मुझे बुला रहे। एम्पिरिकल रेशनल मॉडल फिर हमारे साथ आता है। सो एम्पिरिकल रेशनल मॉडल ऑफ चेंज स्ट्रेटजीज, द पावर इन इंग्रेडिएंट्स इज नॉलेज, ठीक है। इसमें हमारे साथ जो पावर होती है, ठीक है, वो नॉलेज के बेस पर होती है। मतलब ये है कि आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है या आपके पास जो है 40 ईयर एक्सपीरियंस है और दूसरा बंदा है उसके बाद उसके पास जो है 2 ईयर एक्सपीरियंस है। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपके एक्सपीरियंस को लोग इग्नोर करें और 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोगों से जो है लोग बातचीत करना शुरू करें या उससे काम करवाना शुरू करें। आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास पावर है। इसी नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों पर फोकियत हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह से अपने काम दूसरे लोगों से करवा सकते हैं। The assumption is that people are rational and will follow their rational self-interest. It is also assumed that the change agent who has knowledge has the expert power to influence people to accept a rationally justified change that will benefit them.
मतलब यह है जब आपके पास 40 ईयर एक्सपीरियंस होंगी तो मतलब यह है कि आपके पास इन 40 सालों में आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन भी की है, बहुत कुछ सीखा है। तो इसी नॉलेज, इसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपके पास कुछ इख्तियारात आ जाते हैं, और उन्हीं इख्तियारात की वजह से फिर आप जब कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ को मुतारिफ कराना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो बात है वो असर रखती है, और आपकी बात को मानने के लिए फिर बहुत सारे लोग जो है तैयार बैठे होते हैं, और वो आपकी हर एक बात पर अमल करते हैं, और इस तरह से आप जो है चेंजेस को नाफिज कर लेते हैं। तो इस तरह की जो पावर होती है इसको एक्सपर्ट पावर भी कहते हैं। ऑलरेडी आप यूनिट 4 में पढ़ चुके हैं। नॉर्मेटिव या री एजुकेटिव स्ट्रेटजीज हमारे साथ तीसरा तरीका है, ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक द पावर इंग्रेडिएंट इज नॉट अथॉरिटी और नॉलेज। इसमें आपके पास जो पावर इंग्रेडिएंट होता है तो वो आपके पास जो इख्तियारात है वो नहीं होते, आपके पास जो नॉलेज होती है वो नहीं होती, बल्कि स्किल्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब ये है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब दो लोगों के दरमियान या ग्रुप पर मुश्तमिल लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो उसके बारे में आपके पास जो स्किल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब ये है कि कैसे आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ठीक है। द एजेंट द चेंज एजेंट डज नॉट यूज़ cohesion but collaboration. Members of the target system are involved throughout the change process. Value conflict from all parts of the system are brought into open and work through so change can progress. तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपके पास ये एबिलिटी होती है कि आप लोगों को बाय फोर्स नहीं कहते, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उनके साथ कोलेब्रेशन करके उनसे आप क्या करते हैं, काम करवाते हैं। तो इस तरह की जो पावर होती है इसको री एजुकेटेड या नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजीज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप लोगों को अपने साथ मिलाकर आसानी से किसी भी किस्म की चेंजेस को ला सकते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, अब चेंजेस तब्दीलियों के अगेंस्ट जो लोग मज़ाहमत करते हैं उनके लिए क्या है। सो रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न। बहुत सारे वजूहात के बेस पर लोग जो है अपोजिशन आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, वो अपोजिशन में आ सकते हैं। सबसे पहला जो वजह होती है लोगों का आपके अगेंस्ट आने का वो है लेक ऑफ ट्रस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एतमाद नहीं होता, ठीक है, आप पर, जो कि आप पर एतमाद करने से कासिर होते हैं। तो इस वजह से उनका आप पर ट्रस्ट करना, आपकी बात पर अमल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वो मज़ाहमत शुरू कर देते हैं। फियर ऑफ फेलियर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नाकामी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। नाकामी के डर की वजह से जो है वो आपकी बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इस वजह से वो मज़ाहमत शुरू कर देते हैं। लॉस ऑफ स्टेटस और इनकम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको डर होता है कि अगर हमने आपकी बात पर अमल किया तो या तो हमारी जो पोजीशन है वो हमसे छिन जाएंगी, या हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे ज़ाया हो जाएंगे, उसमें हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से उनको, इस डर की वजह से वो आपकी बात पर अमल नहीं करते और आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से फिर अमल करने से कासिर होते हैं। बिलीव दैट चेंज इज़ अननेसेसरी और दैट इट विल नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन। कुछ लोग ऐसे भी आपको आपके हॉस्पिटल में नज़र आएंगे कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग अब पोस्ट आर कर रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पोस्ट आर नहीं करते या नहीं कर सकते, तो वो आपको कहेंगे कि इस पोस्ट आर का तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और ना ही इससे आपकी पोजीशन में कोई चेंजेस आएंगी, कोई इम्प्रूवमेंट आएंगी। तो वो खुद तो काम नहीं कर सकते, आपको जो है वो डिसहार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो है वो क्या करते हैं, इस सोच की बिना पर जो है वो क्या करते हैं, मज़ाहमत शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एम्प्लॉय resist to change because they dislike or disapprove the person responsible for change or डिस्ट्रस्ट ऑन प्रोसेस, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज़ इस वजह से मज़ाहमत करते हैं क्योंकि
वो तो या तो उस चेंजेस को पसंद नहीं करते, या जो चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है, चेंजेस लाने वाले बंदे को पसंद नहीं करते। तो इस वजह से वो इस बात कि क्या करते हैं, खिलाफ वर्जी शुरू कर देते हैं, मज़ाहमत शुरू कर देते हैं। मतलब जो हासिदीन होते हैं, जो हसद करने वाले लोग हैं, उनके बारे में ये बात इशारा कर रही है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हसद करते हैं दूसरे बंदे से कि देखिए ये इस तरह के काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, तो हसद की वजह से वो उनकी बुराइयां बयान करते हैं, उनको नापसंद करते हैं। तो ये वजूहात होती है लोगों की मज़ाहमत करने की, ठीक है। सो रेजिस्टेंस टू चेंज वो लोग जो कि चेंज के अगेंस्ट होते हैं, तो उसको किस तरह से आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इनोवेटर लव चेंज एंड थ्रीव ऑन इट, ठीक है। जो इनोवेटर्स होते हैं, इनोवेटर से मुराद ये है जो कि नई नई चीज़ों को मुतारिफ कराते हैं, ठीक है, नई नई चेंजेस को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ज़ाहिर बात है इनोवेटर जो है वो नई नई चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको जो है प्यार होता है चेंजेस से, तब्दीलियों से। तो इसके लिए वो दिन रात जो है लगे रहते हैं। लेस रेडिकल अर्ली अडाप्टर्स आर स्टिल रिसेप्टिव टू चेंज। मतलब जो अर्ली अडाप्टर होते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ ही अपने आप को चीज़ों के साथ अडाप्ट करते हैं, तो वो आसानी से इस तरह की तब्दीलियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। द अर्ली मेजोरिटी प्रीफर द स्टेटस क्यू यू ओ बट फाइनली एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है। अर्ली मेजोरिटी प्रीफर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, जो कि थोड़ी सी शक व शुबात का शिकार होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जब उनको पता चल जाता है तो वो फिर चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। द लेट मेजोरिटी आर रेजिस्टिव, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, तो ज़ाहिर बात है वो तो मज़ाहमत करने वाले में होते हैं, अपोजिशन में होते हैं ना। तो वो आपकी जो चेंजेस है बहुत टाइम गुजारने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। लीगर्ड डिसलाइक चेंज एंड आर ओपनली अपोज। लेगर्ड जो है वो आपकी चेंजेस को जो है पसंद नहीं करते, और वो कुल्लम कुल्ला जो है वो कहते हैं कि हम आपके अगेंस्ट है, और ये चीज़ें जो है हम बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है। रिजेक्टर्स एक्टिवली अपोज, जो रिजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, रिजेक्ट करने वाले, रिजेक्टर्स को रिजेक्ट करने वाले को रिजेक्टर कहते हैं। वो एक्टिवली अपोज करते हैं, मतलब आपके अगेंस्ट होते हैं, में इवन सबोटेज चेंज, ठीक है। तो मतलब ये है कि चेंजेस को किसी भी किस्म जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने इसको देखनी है। रेजिस्टेंस टू चेंज, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। सो इट कैन बी रिकॉग्नाइज इन सच स्टेटमेंट्स, जैसे कि वी ट्राइड डेट बिफोर। हमने जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं तो वो आपको इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हुए नज़र आएंगे, जैसे कि वी ट्राइड डेट बिफोर, हमने पहले भी इस पर अमल किया हुआ है। मतलब यह है कि इस पर हमने अमल किया था लेकिन कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ, तो इस वजह से हम आपकी बात नहीं मानते। इट वॉन्ट वर्क, ये काम कभी नहीं करेगा, या ये कभी काम नहीं करने वाला, ठीक है, तो इस वजह से हम आपकी बात नहीं मानते। नो वन एल्स डज इट लाइक दैट, किसी ने भी अभी तक इस तरह से नहीं किया है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानते। वी कांट अफोर्ड इट, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम आपकी बात पर अमल नहीं करते। वी डोंट हैव द टाइम, हमारे पास आपकी बातों पर अमल करने के लिए टाइम नहीं है, तो इस वजह से वो आपकी बात को रिजेक्ट कर लेते हैं। इट विल काज टू मच कॉम्बिनेशन कॉमन कमोशन है। अच्छा जी, इट विल काज टू मच कमोशन, तो इसका मुझे सही तरह से मतलब नहीं आता। एवरी न्यू बॉस वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, हर नया बंदा, मतलब है डिस्टरबेंस, जी इसका मतलब है नॉइज, डिस्टरबेंस। कमोशन का मतलब है डिस्टरबेंस। ठीक इट है, विल काज टू मच कमोशन, कमोशन मतलब डिस्टरबेंस, हाँ ये जी बिल्कुल। डिस्टरबेंस क्रिएट तो करेगा। ये बहुत है ज़्यादा ये डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो इस वजह से हम इसको नहीं मानते। फिर दूसरी बात आपको ये मिलेगी कि हर नया बोझ जब आता है तो वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ करने की कोशिश करता है, तो हम नहीं मानते आपकी बात। लेट स्टार्ट अ टास्क फोर्स टू लुक एट इट, पुट इट ऑन द एजेंडा, ठीक है।
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस आपको उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलेंगे जो कि आपकी प्लानिंग के अगेंस्ट होते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलते हुए नज़र आएंगे। सो इन रेजिस्टेंस को मैनेजर ने कैसे मैनेज करना होता है, कैसे इसका रिस्पॉन्स देना है, तो इसके लिए सिंपल चीज़ें हैं। टॉक टू दोज हु अपोज द चेंज, गेट टू द रूट ऑफ देयर रीज़न फॉर अपोजिशन। आपने उन लोगों के साथ बात करनी है जो कि आपके अगेंस्ट होते हैं, और वो क्यों आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है, उसकी जो बुनियादी वजह है उसको आपने जानना होगा। क्लेरिफाई इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड एक्यूरेट फीडबैक। आपने उनको मज़ीद इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनको मज़ीद प्रोसेस के बारे में जो है आपने एजुकेट करना है, और हर तरह की चीज़ों के बारे में उनको आपने क्लेरिफाई करना है। बी ओपन टू रिविजन बट क्लियर अबाउट व्हाट मस्ट रिमेन। इसी तरह से फिर आप लोगों ने उनसे चीज़ों को रिवाइज भी करना है कि आया वो मेरी बात को समझ गए हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। प्रेजेंट द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह से आप उनको उनकी मज़ाहमत के जो मनफी असरात है उसके बारे में उनको आगाह करें, ठीक है। थ्रेट टू ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल, मतलब ये है कि अगर आप इसके अगेंस्ट है तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच सकता है, कंप्रोमाइजेशन से नुकसान पहुंच सकता है, और जो पेशेंट केयर है वो इससे ख़राब हो सकती है। तो ये वो टेक्निक्स है जो कि हम जो अपोजर होते हैं उनके साथ इन टेक्निक्स को करें तो इससे थोड़ा बहुत जो है बेहतरी आ सकती है। emphasize the positive consequences of the change and how the individual or group will benefit। इसी तरह से चेंजेस के जो मुस्बत असरात है उसके बारे में आप उन मुखालिफिन को बताएं, ठीक है। इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में उनको आगाह करें। कीप रजिस्टर इन्वॉल्व टू इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद सपोर्टर्स, ठीक है। इसी तरह से जो अपोज़र होते हैं, जो मुखालफिन होते हैं, उनको आपके जो सपोर्टर होते हैं उनके साथ जो है कांटेक्ट में रखें, ठीक है, ताकि उनको देखते देखते जो मुखालफिन होते हैं उनको भी समझ आ जाए। इनकरेज टू ओपोनेंट्स रिकॉग्नाइज वैलिड ऑब्जेक्शन एंड रिलीव अननेसेसरी फियर, ठीक है। मेंटेन अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। आपने ऐसा माहौल बनाना है कि लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू करें, आपको सपोर्ट करना शुरू करें, और आप पर कॉन्फिडेंस हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपके मुखालफिन की तादाद कम होंगी, और आप जो है आसानी से फिर किसी भी किस्म के चेंजेस को वो मुतारिफ करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थे। ये 2 स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है। इंशाल्लाह कल तो, हाँ जी, कल की क्लास में यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल तब तक के लिए रखिएगा, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है।